तब तक अपन शुरू करते हैं। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे थे, 2 क्लास आपकी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पर हो गई हैं। आज अपन मेथड्स पे भी पहुंच जाएंगे, इंटीग्रेशन की मेथड्स पर, ठीक है। और उसको डिस्कशन करने से पहले, मेथड को डिस्कस करने से पहले, जो अपना कल का टॉपिक लास्ट में चल रहा था, है ना, उसी पर मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंट होगा तो अपन, डिफरेंट होगा मतलब डिनोमिनेटर में साइन और कॉस होगा, तब अपन ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेम होगा तो अपन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन, जैसे इफ यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, यदि आपको इस तरीके के इंटीग्रेट को करने के लिए आएगा, जहां पर मैं सेम ले लेता हूं, अब cos x माइनस ए और cos x माइनस बी सेम ले लेता हूं, तो जब सेम रहेगा तब साइन करेंगे, ये आपको कल याद कराया था। और जब डिफरेंट रहेगा तो अपन को कॉस लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर सेम है, इसलिए अपन यहाँ पर ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन। तो सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मैंने डिवाइड किया है, और बैलेंस करने के लिए साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है, और अगले स्टेप में साइन ए माइनस बी को हम एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। इसको ओपन करोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। ये है बेसिक फंडा, जो कल भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मैंने करा के छोड़ दिया था, और आज भी अपन वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कल का रिवाइज हो जाए और आपको ये पैटर्न जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो टोटल 4 बन सकता है। डिनोमिनेटर में साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस दे सकते हैं। जब सेम आएगा साइन साइन और कॉस कॉस, तब आपने साइन से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। जब डिफरेंट आएगा, मतलब साइन कॉस और कॉस साइन आएगा, तब आप कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अब यहाँ पर बी ओपन दी ब्रैकेट, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल देते हैं अपन। तो दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर है, और इंटीग्रेशन के अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डालोगे तो दिस गिव्स यू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये अपन ने फॉर्मूला डाल दिया। और होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos x माइनस बी है, तो वो cos x माइनस ए cos x माइनस बी से पहला टर्म भी डिवाइड हो जाएगा, और cos x माइनस ए cos x माइनस बी से दूसरा टर्म भी डिवाइड हो जाएगा। dx बाहर चलता रहेगा। ये हो गया बेटा। और अब क्या करेंगे सर, अब सेपरेट कर देंगे। अब कुछ भी जान नहीं बची इसमें। यहाँ से cos x माइनस ए उड़ जाता है, यहाँ से cos x माइनस बी उड़ जाता है। जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, बाहर तक बैठा है। इंटीग्रेशन के अंदर बचा है tan x माइनस बी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर बचा है tan x माइनस ए। अब दोनों का इंटीग्रेशन, कल आपको tan का इंटीग्रेशन बताया था, माइनस log cos ए होता है, तो अपन वो डाल देंगे। और फाइनल आंसर बेटा अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, कट तो नहीं रहा, नहीं चलिए, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा log mod cos x माइनस ए, और ये cos x माइनस बी प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो कल भी हमने ये क्वेश्चन कराया था, आज मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। इसमें टोटल 4 पैटर्न बन सकते हैं। चारों पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कल एक पैटर्न देखा था, आज दूसरा पैटर्न देख लिया।
और अब इस तरीके से आप चारों टाइप के क्वेश्चन इसके बना सकते हो। कहीं आपको डाउट इसमें अभी भी आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। सर हाँ बोलिए। सर अगर वहाँ पे cos और cos की जगह पे sec और tan आया तो? sec और tan को sin cos में कन्वर्ट करना है। sec और tan की कहानी अलग होगी, वो आगे जब आएगा तो ओवरऑल हम उसको फिर tan में कन्वर्ट करेंगे और फिर tan को t लेंगे, sec x dx dt बन जाएगा। तो वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको सिखाऊंगा। अभी अपन केवल वो फॉर्मूले लगा रहे हैं जिसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने केवल ये फॉर्मूले साइन के लिए पढ़े थे, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b। ये अपन केवल साइन कॉस के लिए पढ़ते थे, वहां पर tan cot के लिए अपन ने नहीं पढ़ा था। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वही बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। बाकी जब tan और sec वगैरह आएंगे तो उसको अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, वो आगे मेथड में आएगा। ठीक है बेटा आयुष? ओके सर। चलिए, तो अगला एक पैटर्न और मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो इस तरीके का है कि अब आपको यदि इवैल्यूएट करने आता है, इफ यू हैव टू इवैल्यूएट साइन x प्लस a अपॉन साइन x प्लस b dx, एक ऊपर आ जाए और एक नीचे आ जाए तो क्या करेंगे? एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा तो क्या करें? साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को माइक नोट करो प्रथमेश। अब एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। तो हर जगह कोशिश ये करनी है कि भाई डिनोमिनेटर वाला ये जो टर्म है ये हटना। जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, हमने कहीं डिवीजन रूल नहीं लगाया, हमने ऊपर ऐसा टर्म एडजस्ट किया है ताकि ऊपर ये बने cos x माइनस ए और एक आधी कैंसिल हो जाए। देखो ये कैंसिल हो गया था, बाकी tan बना दिया था। तो हमारी कोशिश यही है कि डिवीजन रूल हमने नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन में कहीं भी डिवीजन रूल है ही नहीं। हमने कोशिश ये करनी है कि न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसा एडजस्ट करें ताकि वो डिनोमिनेटर से कट जाए, डिनोमिनेटर हट जाए और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी कि मैं न्यूमरेटर में ये टर्म बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे सर उसको? तो ऐसे बनाएंगे, न्यूमरेटर में मैं इस x प्लस ए को x प्लस बी प्लस ए माइनस बी ऐसा लिख लेता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, बी भी कट जाएगा फिर से वही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अब बेटा इसमें क्या करोगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ सर ये समझ गया अभी अपन को। और डिवाइडेड बाई ये है साइन एक्स प्लस बी। ओके, तो अब तो कहानी अपनी होगी क्या। अब जब इसको सेपरेट कर दोगे, फर्स्ट टर्म इसके साथ इसको ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस बी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा बेटा, कॉस ए माइनस बी बचेगा जो कि कांस्टेंट है। और जब हम इसके साथ इसको लेंगे तो साइन ए माइनस बी और इसके साथ इनटू में प्रोडक्ट में आएगा कॉट एक्स प्लस बी, कॉट एक्स प्लस बी और डी। ये हो गया इंटीग्रेशन अब अपना। अब तो डन, अब तो कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं बची, अब तो केवल फॉर्मूले चाहिए। देखिए यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया है, फॉर्मूला तो अब लगा रहा हूँ। तो ये तो बेटा कांस्टेंट है, जैसे समझ लो 2 लिखा है या 3 लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, या अपन x इंटू कॉस ए माइनस बी, एक्स पहले लिख लेते हैं, है ना, x इंटू कॉस ए माइनस बी, फिर प्लस ये वाला साइन ए माइनस बी एस सच है, और कॉट का इंटीग्रेशन ये आपको बस मेरे को बताना है, कॉट का इंटीग्रेशन आता है लॉग साइन। ये कल मैं बता चुका हूं वैसे आपको, कॉट का इंटीग्रेशन आता है लॉग साइन। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है बस।
आप इसको अभी मान के चलें कि हमने ये फॉर्मूला पता है, cot x का इंटीग्रेशन इतना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। cot x का इंटीग्रेशन आप साइड में लिख सकते हैं यहाँ पर कहीं। cot x का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है बेटा लॉग, ये फॉर्मूला है। कैसे आया वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप अभी इसको एज अ फॉर्मूला मान के, तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये डिफरेंट पैटर्न बताएं, या तो यहाँ पर कॉस 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 साइन साइन कॉस साइन साइन आ सकता है एक चीज, या फिर इस तरीके के पैटर्न बन सकते हैं, साइन और एक ऊपर हो और एक नीचे हो। तो कोशिश हमेशा हर बारी ये करनी है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में बना लो। अब वो सर वो कैसे बनाएंगे, मेरे को x प्लस बी दिया था तो मैंने ऊपर x प्लस बी बना लिया, मतलब b ऐड कर दिया और b सब ऐड कर दिया। तो ऐसा करने से अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसमें साइन साइन आ जाए, साइन कॉस आ जाए, कॉस साइन आ जाए, कॉस कॉस आ जाए, तब भी ऐसे ही करेंगे, हर जगह ऐसे ही करना है। तो ये एक पैटर्न हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, नोट कर लीजिए। कोशिश हर बारी हमने अभी तक यही करी है, मैंने कोई मेथड आपको नहीं सिखाई, मैंने अभी केवल यही बताया है कि ये जो भी क्वेश्चन है इसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचा दें। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट करके, ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाया है। एक बारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए तब तो इनके इंटीग्रेशन करे हैं, उसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू हो गया और इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन हो गया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। सर कौन है पर करके रुक जाता है? सर वो आपने जो कॉस ए माइनस बी लिखा है ना सर, वो वाली थोड़ी स्टेप नहीं सर। ये नहीं सर, उसके नीचे वाला। ये देखो, इस वाले को इस वाले के साथ लेंगे, ये लिया, और इस वाले को इस वाले के साथ भी लेंगे, है ना। तो जब आप ये और ये साथ में लोगे तो क्या कट जाता है, साइन एक्स प्लस बी कट जाता है, केवल क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी। और जब इसके साथ इसको लेंगे तो कॉस बटा साइन हो गया कॉट, और ये बचा साइन ए माइनस। समझा अभी आयुष? हाँ सर। चलिए चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। आज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन की मेथड शुरू कर देंगे, लेकिन वो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन की और फासला है, वो एक क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोलिए। तो कॉस का तो इंटीग्रेशन साइन साइन क्या बोले? कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा ना। तो कॉस है कहाँ पे वो तो बताओ, कॉस तो तो कहीं है ही पहला नहीं। वाला अब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? हाँ सर एक्स है। एक्स है, और कॉस ए माइनस बी में कहीं एक्स लिखा है क्या? नहीं सर समझ गया। हाँ, ये कांस्टेंट है। यदि वो कॉस एक्स लिखा होता तो फिर हम साइन लिखते। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन तैयार। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ f डैश x इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x एंड f1 का वैल्यू आपको दिया है 5/4, इफ f1 इक्वल्स टू 5/4। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड fx।
तो फंक्शन को आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको दिया है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक साथ दो दिए हैं, अपन एक एक करके सॉल्व। तो ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है और हमको फंक्शन निकालना है। डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्यों दिया है सर f1 का वैल्यू? तो बेटा f1 इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको ये f1 देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको जो पहले दिया है, पहले हम वो कॉपी कर लेते हैं। हमको दिया है फंक्शन का डेरिवेटिव x/2 + 2/x। अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया है। किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं सर? dx, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा, तो हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप जानते हो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएंगे, केवल फंक्शन बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल fx आएगा, तो राइट हैंड साइड में अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x/2 का इंटीग्रेशन बेटा कितना आएगा? x²/4। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? 1/x का इंटीग्रेशन -1/x² होता है। ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये c निकालने के लिए वो कंडीशन दी थी। अब हमको दिया है कि f1 का वैल्यू 5/4 है। सर तो वो मैं यदि, हाँ बोलो सर वो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा ना? अच्छा हाँ सॉरी, डिफरेंशिएशन लिख दिया है। ओके ओके ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा? 2 log mod x प्लस c आ गया, ln x होगा। ठीक है, वेरी गुड। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। अब अपन क्या करेंगे, x की जगह पर 1 डाल देते हैं। x की जगह पर 1 डाल देंगे तो ये 1/4 log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। और ये हमको कितना दे रखा है? f1 5/4 दे रखा है। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आता है बेटा? c का वैल्यू 1 आता है। ये c निकालने के लिए कंडीशन दी थी, बस और कुछ नहीं था। इससे हमको c मिलता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी एक बात दे रखी होगी ना, इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाए। 1 आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए अपन बस c की जगह पर कितना लिख देंगे? 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हमको फंक्शन पूछा था, तो आंसर फंक्शन हमारा f(x) बराबर कितना आ गया? तो ये आ गया x²/4 प्लस ट्वाइस ऑफ log mod x प्लस c का वैल्यू कितना आया? 1। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, x²/4। ठीक है, वो भी कट गया, मैं साइड में और ले लेता हूँ। सर हाँ बोलो। सर जब f(x) को इंटीग्रेट करें तो उसमें कांस्टेंट नहीं आया? हाँ, फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन बचेगा। डेरिवेटिव का कांस्टेंट नहीं आएगा क्या इंटीग्रेशन, उसमें कोई? क्या बोल रहा हूँ? उसमें कोई कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, कांस्टेंट एक ही तरफ लिखना होता है। दो जगह इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये दोनों के कांस्टेंट मैंने यहीं पर लिख दिए हैं, वो अपने आप एडजस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट मत लिखना, एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है, क्योंकि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो C1 + C2 + C3 ये जितने भी होंगे सबको क्लब करके एक बना देना, बस एक ही कांस्टेंट लिखा जाएगा हर बारी। एक बार इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक कांस्टेंट, दो बार इंटीग्रेट कर रहे हो तो फिर दो कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन नहीं किया अपन ने, सिंगल इंटीग्रेशन किया है। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा आंसर है f(x) बराबर आया x²/4 प्लस 2 log mod x और c का वैल्यू है 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका नोट कर लीजिए। कोई डाउट अभी इसमें बचा हो आपको तो पूछ लीजिए। सर पर हमें समझने से आएगा कि सी की वैल्यू निकलनी। वो जब भी क्वेश्चन में आएगा f1 बराबर, वो c का वैल्यू निकालने के लिए ही दिया जाता है। यदि मान लो ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तब अपना आंसर अपन इसी पे खत्म करते हैं। तो वो कंडीशन केवल c निकालने के लिए ही दी जाती ओके सर। है। ओके, अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था,
the gradient of curve is given by the gradient of curve is given by dy by dx equals to 2x minus 3 upon x square. 2x minus 3 upon x square. And the curve passes through 1, 2. Curve passes through 1, 2. Find its equation. Find its equation. यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ग्रेडियंट का मतलब ही dy by dx होता है, तो सेम ही क्वेश्चन तो हो गया कि हमको इस क्वेश्चन में भी dy dx दिया है और ये 1, 2 से पास हो रहा है। जैसे ये 1,5/4 था, x को 1 डालेंगे तो y कितना आ रहा है 5/4, तो जैसे ये 1,5/4 था, ये आपको 1,2 दिया है। सेम क्वेश्चन है, कर्व फाइंड करना, जैसे ये किया बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करोगे, इसमें सीधा उठा के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए, जब आप इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन dy dx का विथ रिस्पेक्ट टू dx और इंटीग्रेट 2x minus 3/x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर केवल y छोड़ देंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 upon x हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब ये कर्व हमको कितने से पास करा के दिया है 1, 2 से, मतलब x को 1 डालेंगे और y को 2 डालेंगे। x को 1 डालेंगे और y को 2 डालेंगे, तो c का वैल्यू कितना आ गया -2। देयरफॉर कर्व की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर 3/x माइनस 2 होगा। तो दिस इज दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेम क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। x स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। चलिए, कोई डाउट, छोटा मोटा बड़ा पूछ लेंगे, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। अभी कौन एंटर कर रहा है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कुछ पटा पिटा हो तो बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, साथ साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी अपनी इंट्रोडक्शन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। हमने इंट्रोडक्शन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे हैं इंटीग्रेशन के, और साथ में अभी तक हमने हर क्वेश्चन में कोशिश ये करी है कि कहीं ना कहीं फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया तो हम उसको इंटीग्रेट करके अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमको ये नहीं पता होता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, क्योंकि हमको जिन फंक्शन के डिफरेंशिएशन पता है उनके इंटीग्रेशन हमने अभी तक लिखे हैं। लेकिन अब मैं कोशिश इन ऐसे फंक्शंस की कर रहा हूँ जिनके डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 10x का, तो अपन नहीं जानते ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 10x आता है, क्योंकि मेरे को ये पता होता कि पर्टिकुलर फंक्शन है, मान लो ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 10x है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 10x है, तो हम फिर बोल देते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन ये फंक्शन है। हमको ये पता ही नहीं है कि 10x किसका डेरिवेटिव है। तो अब कुछ ऐसे फंक्शन, जैसे अपन बात कर रहे थे कल तक कि भाई sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो अपन cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं कुछ ऐसी बातों पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ ऐसे फंक्शन हम ले रहे हैं जिनके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमको नहीं पता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से नहीं होंगे, तो फिर अपन वहां पर इंटीग्रेशन के लिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको अपन
सिंपली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे और सबसे पहली मेथड हमारी इसमें है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड पेज, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब ये क्या बला है? तो देखिए जैसे एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ n प्लस 1 प्लस c आता है, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है, ये आपको बताया हुआ ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो यदि a अब आ जाता है तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे हमको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो जैसा वहां पर डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता था वो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आता है। ये डिवाइडेड बाय ये क्यों हो जाता है? तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड में हमने आपको ये बताया है कि यहाँ पर सिंपली केवल x होना चाहिए, लेकिन अब x के बजाय कोई लीनियर फंक्शन आ गया तो फिर ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसका वेरिफिकेशन हम करते हैं। मतलब कि जब आपको ये फॉर्मूला तक पहुंचना है तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हमने क्या किया है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि यहाँ यदि केवल x होता तो x पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x पावर n प्लस 1 आता, तो इसलिए टू वेरीफाई दिस रिजल्ट हमने, क्योंकि मेरे को बेस में सिंगल वेरिएबल चाहिए तो वो मैं यहाँ पर ax प्लस b को t मान लेता हूँ। ये हमारा सपोजिशन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। और जब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आपने इसको t के टर्म्स में सपोज कर लिया तो सब कुछ अब इन टर्म्स ऑफ t आएगा, कहीं भी x नहीं आना चाहिए। तो मैं जब ax प्लस b को t माना हूं तो मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव a का, ये तो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx और इसका डेरिवेटिव मैं क्या लिखूंगा, dt। बोथ साइड हमने विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल डिफरेंशिएशन किया है, तो इसका डेरिवेटिव a dx, इसका डेरिवेटिव dt। कहने का मतलब हम dx की जगह पर आगे से dt बाई a लिख देंगे। तो दो सब्स्टिट्यूशन हमने करने हैं, देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन तो वही रहेगा, ax b को आपने क्या मान लिया t, उस पर पावर क्या है n, और dx की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, dt बाई a। वो जो बाई का a है वो बाई का a बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, इस कारण यहाँ पे 1/a आ जाता है। अब t पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t पावर n का इंटीग्रेशन t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो जाता है। ये t पावर n का इंटीग्रेशन ये अपन जानते हैं, और यहीं से रिस्ट्रिक्शन आती है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और अब आपने t की जगह पर जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो सब्स्टिट्यूशन मान पुटअप कर दीजिए बाद में। याद रखें ये सब्स्टिट्यूशन आपने किया है, ये आपने माना है, तो कहीं भी आंसर में आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए। जैसे आपने t माना है, किसी बच्चे ने z माना, किसी बच्चे ने इसको p माना, तो एक का आंसर आएगा t के टर्म्स में, एक का आंसर आएगा z के टर्म्स में, एक का आंसर आएगा p के टर्म्स में। तो जो आपकी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में होती है वो कभी भी फाइनल आंसर तक नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं t को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं t की जगह पर ax प्लस b लिख दिया, तो फाइनल आंसर मेरा ax प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो गया, n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। So this is the
वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अब अपन को ऐसा याद रखना है इसमें। और ऐसे ही अब अपन बाकी के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी हेल्प से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, मतलब इस तरफ से। तब तक आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ये है मेथड ऑफ, हाँ बोलो बोलो। सर जो अभी तक इतने क्वेश्चन करे तो ये मेथड से हो सकते हैं क्या क्वेश्चन? नहीं, वो मेथड तो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है ना, उसको इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें डायरेक्टली फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, कहीं भी लीनियर फंक्शन मैंने लिया ही नहीं है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहे थे, और जब स्टैंडर्ड बन रहे थे तो अपन को ये लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जहां पर ऐसा बन जाएगा वहां पर आप ये लगा सकते हो, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल। ओके सर। चलिए, तो कुछ फॉर्मूले और तो बिल्कुल इसी के। हाँ बोलो कुणाल। सर इसका सपोजिशन और बताना। सपोजिशन कुछ नहीं, इसको उठा के इसकी जगह पर देखिए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है x पावर n का इंटीग्रेशन। तो इसकी जगह पर एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। अब x ऑलरेडी है, x वाले को हम x नहीं मानते तो हमने इसको t मान लिया। तो जितना भी यहाँ पर बेस में लिखा है वो सबको t मान लो, खत्म, और कुछ नहीं। उसके बाद डिफरेंशिएट किया एंड वी गेट दिया। जो सपोजिशन आप करेंगे, यदि हमने इसको t मान लिया तो अब पूरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t हो जाएगा, कहीं भी अब x नहीं आना चाहिए। तो ये देखो, जब हमने इसको t सपोज किया तो अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिखने लगेगा, हर जगह t t t आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, हाँ सर। ठीक है। ओके चलिए, अब देखिए इसी के कुछ भाई बंधु, इसी कैटेगरी के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे बेटा आप ये पढ़ते हो ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो आप ये इसको यदि कंपेयर करोगे तो आप ऐसा कंपेयर करा करो, सिंगल वेरिएबल जैसे x लिखा होता, तो अपन जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log x, और x का कोएफिशिएंट कितना बेटा 1/+c। तो ये भी जो है वो इस फॉर्मूला ऐसे सब्स्टिट्यूशन, बस आप ax प्लस बी को t मान लेना, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करोगे तो ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा। अब ऐसे ही मैं यदि e पावर ax प्लस बी ले लूं, e पावर ax प्लस बी, तो अपन जानते हैं e पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पावर x, और x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो ये से कर दिया डिवाइड, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब जैसे मैं ले लेता हूं मान लो a, तो a का पावर ax प्लस बी लेने की वजह से a रिपीट हो जाएगा तो मैं bx प्लस c ले लेता हूं। मान लो a पावर bx, तो अपन जानते हैं a पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपने पढ़ा है a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x अपॉन log a, पढ़ा है। और b का कोई x का कोएफिशिएंट कितना है b, तो और कितने से डिवाइड हो जाएगा ये b, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हर बारी वही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वही मैं लगा रहा हूँ, बस इसमें फर्क क्या हो गया, जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है उससे डिवाइड होते जा रहा है हर बारी। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर बेसिस पे इफ यू हैव टू इंटीग्रेट साइन ax प्लस बी, तो अपन जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस, और अब x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो ये से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन हो गया, और x का कोएफिशिएंट कितना है e से डिवाइड कर दिया। फिर आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है 10, और x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बस वही फॉर्मूले हैं जो हमने कल लिखे थे, हर बारी बस जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है उससे डिवाइड होते जा रहा है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट, तो ये होता है माइनस कॉट ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस c। उसके बाद फिर आपने फॉर्मूला लिखा है सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, तो सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस सी। सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक आता है ना, और एक लास्ट में बचेगा कोसेक इंटू कॉट,
तो यहाँ पर लिखना कोसेक इंटू कॉट, उसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक बाई ए प्लस सी हो जाएगा। तो वही है सारे फॉर्मूले, बस यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके बस डिवाइड कर देना है। कुछ भी नई चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझा हो, कुछ डाउट आ रहा हो, कोई क्वेरी है पूछ लीजिए उसको। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ये तो मैंने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला आप ये एक वेरीफाई करके बताया, और इस जैसे जो कल के फॉर्मूले थे वो कल के फॉर्मूला को मैंने एक बार कलेक्ट करके लिख दिया है यहाँ पर। अब समझिए ये कि यही वो मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपने लिखा है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। आपने कॉस का इंटीग्रेशन लिखा है साइन, लेकिन आपने कहीं भी tan का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन, कोसेक का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं लिखा। हाँ, उस पर बेस क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो अब मैं सेक, tan, कॉट, कोसेक के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहा हूं, जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं। इसलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा सा आप समझिएगा। पेज नंबर 4 पर चलते हैं और फिर मैं ओवरऑल इन पर कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो जितना क्वेश्चन करोगे उतनी ये मेथड परफेक्ट होगी। सब्स्टिट्यूशन में कुल मिला के हमको सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करके अब हम देखिए, कल तक हमारी कोशिश क्या थी, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंच रहे थे। आज हमारी कोशिश क्या होगी, मैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होगा तो मैं सब्स्टिट्यूट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाऊंगा। हर बारी कोशिश हमारी ये है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचे। ये जितने फॉर्मूले हैं ये सब्स्टिट्यूशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया था ax प्लस बी को t मान लिया था, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया था t पावर n dt, है ना। तो कल तक हम कोशिश कर रहे थे सिंप्लीफाई होके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाएंगे। आज अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जब सिंप्लीफाई से, सिंप्लीफिकेशन से बात नहीं बनेगी तो हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहुंचाएंगे। सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पहुंचाएंगे। पेज नंबर 4 पर अपन आ गए हैं। और अब हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हो प्लस साइन। अब हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं tan का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है वो होता है माइनस लॉग कॉस x, या फिर आप इसी बात को लिख सकते हो प्लस लॉग सेक x। दोनों बातें सेम ही है, क्योंकि माइनस लॉग x 1/x, लॉग 1/x ही होता है ना। ये वाला माइनस इधर चला जाएगा तो cos x अपॉन 1 जो है 1/cos x, 1/cos x कितना होता है sec x। तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम। अब ये बना कैसे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ये है, उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, लेकिन अपन ये डायरेक्ट नहीं जानते। अपन ये नहीं जानते थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव tan होगा। जैसे अभी अपन को बिल्कुल ही ख्याल नहीं हो रहा कि sec किसका डेरिवेटिव होगा, sec किसका डेरिवेटिव होगा, हमको ये नहीं पता। हमको ये पता है कि sec का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। ये sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं पता sec x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स अप्रोच है। हमको डेरिवेटिव पता होगा तो हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे। चलते हैं। खैर, तो tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन tan x आएगा। आप करके देख लेना, वो आता है। लेकिन अब सर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये जो है ये केवल इतना सा था कि हमको यदि tan x का इंटीग्रेशन करना है ना, तो हम tan x को बेटा क्या लिख लेते हैं सर, हम tan x को लिख लेंगे sin x बटा cos x। ओके सर, लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और
और एक काम हम ये कर लेते हैं सर कि हम इसको माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। हाँ सर, ये भी करेक्ट, मैथमेटिकली आप अभी भी राइट। अब क्या है, अब सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमको पहले सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर हटाने हैं, तो हम ये डिनोमिनेटर को कुछ सब्स्टिट्यूट मार देते हैं। तो हमने cos x को t मान लिया। देखो अब हमारी सब्स्टिट्यूशन ये है कि अब मैं cos x को t मान लेता हूं। तो यदि आप cos x को t मानोगे तो डिफरेंशिएट जब करेंगे बोथ साइड, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx और t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा डी। तो देखो हो गया ना पूरा सब में t में कन्वर्ट। तो जैसे ही आपने cos x को t माना तो अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो t में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, ये बाहर वाला माइनस तो एज सच बैठा रहेगा, ये इंटीग्रेशन एज सच रहेगा। माइनस साइन एक्स dx को आप कितना लिख सकते हो dt, और इसको आपने कितना मान लिया t। ये देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, 1/t बन गया। और वी नो दैट 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है। और अब t की जगह पर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस डाल देना, तो कितना बन जाएगा ये माइनस log cos x प्लस, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये है tan x का इंटीग्रेशन। आगे से अब आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, और ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फॉर्मूला यूज कर चुका हूं मैं, है ना, जो अभी आपको कल तक बता रहा था 1/sin x माइनस a x माइनस b वाला क्वेश्चन, उसमें अपन ने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया है। आज हमने ये बताया है कि ये फॉर्मूला आता कैसे, ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन है, और ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से लाया है। ठीक है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कल तक पढ़ी नहीं थी, इसलिए हमने वेरीफाई किया नहीं था, आज हमने पढ़ लिया। और ये सब्स्टिट्यूशन की मेथड को मैं 3-4 फॉर्मूले में रिवाइज कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं आज आपको tan का फॉर्मूला, sec का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला और cosec का फॉर्मूला बताऊंगा। ये सारे जो 4 फॉर्मूले हैं ये सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं थे, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन की कैटेगरी में इनको नहीं लिखा। ये सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, ये बनाए जाते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है, तो अगली बात, अगला इंटीग्रेशन हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x, tan का भाई cot, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस c। वेरिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपको सिखाया, कि जब आपको cot x को इंटीग्रेट करने आएगा तो हम cot x को लिख देंगे cos x बटा sin, और अब मैं ये sin x को t मान लेता हूं। जब आप sin x को t लोगे तो cos x dx कितना हो जाएगा dt, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन cos x dx की जगह पर dt लिख देंगे, sin x को t माना था, फिर से ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस c होता है, और इस t की जगह पर अपन क्या सपोज किए थे sin x। तो फाइनल आंसर ये वेरीफाई हो गया, ये आ गया cot का इंटीग्रेशन log mod sin हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए पेज नंबर 5 पर चलते हैं। और अब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन। तो हमारे 6 स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है, sin cos tan cosec sec cot, सब हमारे पास आ जाएंगे, और फिर अपन इनको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगला हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, वेरीफाई करते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा, और ये वाला समझ गया तो अगला वाला समझ जाएगा कोसेक, जो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा ये वाला है। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए sec x को हमने केवल एक काम किया है, और वो काम ये है कि हम इसको ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, और ऊपर न्यूमरेटर में भी sec प्लस tan से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए, इतना करना है बस इस क्वेश्चन में, ऊपर नीचे sec प्लस tan से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है कि नहीं, sec का डेरिवेटिव कितना होता है sec tan, और tan का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर। तो ये एडजस्टमेंट है, और ये मैंने एडजस्ट किया है, मतलब sec प्लस tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और एक बार ये हो गया तो अब अपन इसको डिनोमिनेटर को यदि t मानेंगे, मतलब मैं sec x प्लस tan x को यदि t मानूंगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan हो जाता है, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो जाता है dx, और ये बराबर कितना आ जाएगा dt। तो देयरफॉर ये सपोजिशन से पूरी इंटीग्रेशन हमारी sec स्क्वायर sec tan dx की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं dt, नीचे कितना बन जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t, और t की जगह पर हमारा सपोजिशन क्या था, तो वो था sec x प्लस tan x। तो हमारा आंसर आ गया log sec x प्लस tan x प्लस t। तो sec x का इंटीग्रेशन log mod sec प्लस tan होता है। कहीं डाउट हो तो पूछना आप। अब एक और फॉर्मूला मेरे को इसका ये भी होता है, और sec x का इंटीग्रेशन log mod tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये भी लिखा जाता है log mod tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो अब आप देख तो ये रहे हो कि भाई log की जगह तो log है, mod की जगह mod है, c की जगह c है। इनडायरेक्टली हमको ये शो करना है कि sec प्लस tan बराबर tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 होता है। तो मैं बस ये वेरीफाई कर देता हूँ, है ना। दो फॉर्मूले हैं इसके, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दी फॉर्मूला, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस, कि मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो इनडायरेक्टली दोनों फॉर्मूला में केवल फर्क इतना है कि sec प्लस tan की जगह पर tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आ रहा है। तो हमको बस ये केवल शो कर लेना है कि sec प्लस tan बराबर इतना होता है। तो देखो हम लेके चलते हैं, sec प्लस tan को लेके चलते हैं। तो हमने ले लिया sec x प्लस tan x। अब sec को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस, और tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन कॉस। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन कॉस x, है ना। और 1 प्लस साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और cos x को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। और अब नाउ वी डन। देखो, न्यूमरेटर को एज सच रहने दो, और डिनोमिनेटर को एक ब्रैकेट में cos प्लस साइन, एक ब्रैकेट में cos माइनस साइन लिख देना। तो अगला स्टेप क्या है, ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर है, मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 दो बार लिखा है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है एक ब्रैकेट में a प्लस बी
और एक ब्रैकेट में a माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। तो अब ये cos x/2 प्लस साइन वाला कट जाएगा। अब ये अपॉन ये बचा, तो अब इसको जब ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। और वी नो दैट 1 को tan 45 लिख देंगे, तो दिस कैन बी रिटन tan π/4 प्लस x/2। ये हो गया वेरीफाई। तो tan π/4 हाँ आ तो गया, तो tan π/4 प्लस x/2 ये रिजल्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है। तो दो रिजल्ट हैं, इसको आप याद रखना। दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ sec x। ये sec x का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। दो फॉर्मूले हैं, पहला तो इससे आता है और पहले वाले में ही sec प्लस tan को सिंप्लीफाई करेंगे तो tan x/2 प्लस π/4 लिख सकते हैं। और एक बार ये चीज रिवाइज हो जाएगी जब हम कोसेक का फॉर्मूला यहाँ पर करें। तो अब चलते हैं कोसेक की तरफ और कोसेक का इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो गेट अच्छे से लगाओ भाई। तो लास्ट देखिए इस पेज पर अपन चल रहे हैं। और अपन कोसेक का इंटीग्रेशन है, कोसेक एक्स। तो कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग कोसेक प्लस कॉट होता है। माइनस का लॉग कोसेक प्लस कॉट, या फिर अपन इसको एक मिनट, कोसेक प्लस कॉट माइनस का, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन हटाओगे तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लॉग कोसेक माइनस कॉट। और जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन इसको log tan x/2 प्लस सी ऐसा भी। ठीक है, चलते हैं वेरीफाई करते हैं। तो वही है सेम थिंग जैसा हमने सेक के समय देखा था। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए ऊपर नीचे ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए और नीचे फंक्शन बन जाए। तो हमने कोसेक एक्स को ऊपर नीचे कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोसेक माइनस कॉट। जब कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक इंटू कॉट dx। अब आप देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया। कोसेक का डेरिवेटिव ये होता है और माइनस कॉट का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक, तो अब आप इसको जब t लेंगे तो ये पूरा dx dt बन जाएगा। मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाता है dt अपॉन t वेयर
हमने टी किसको माना है, हमने टी डिनोमिनेटर को माना है, कोसेक माइनस कॉट एक्स को टी माना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग मॉड टी प्लस टी हो जाएगा, और टी की जगह पर अपन लिख देंगे अपना सब्स्टिट्यूशन, और वो था हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस टी। तो ये अपना वेरीफाई हो गया। इसी को रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाता है। तो ये दो चीजें वेरीफाई हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये tan में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब मैं इसी को मतलब हमको सिंप्लीफाई ये करके बताना है कि कोसेक माइनस कॉट tan x बाई 2 होता है, बस यही सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 बाय साइन, ये कॉस बाय साइन, मतलब 1 माइनस कॉस बाय साइन, और यू नो दैट 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उसके बाद एक 2 काट दीजिए, एक साइन काट दीजिए, तो ये सिंपली बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं tan एक्स बाई 2। तो इसलिए कोसेक माइनस कॉट की जगह पर अपन tan x बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो log mod tan x बाई 2 प्लस c। तो ये अपना 6 फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो नाउ वी हैव ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का है, कॉस का है, tan का है, कोसेक का है, सेक का है, कॉट का अपने पास। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें आपको तो पूछ लीजिए। सब वो माइनस साइन कैसे एडजस्ट करना, क्या बोल रहा है? सब वो माइनस साइन कैसे एडजस्ट हुआ? माइनस साइन देखो ऐसा होगा, ये जो आपको माइनस का लॉग कोसेक प्लस कॉट लिखा है, इसको आप लिख सकते हो लॉग, ये माइनस जब इसके ऊपर में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कोसेक प्लस कॉट। ठीक है। अब जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, मतलब कोसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये बचा रह जाएगा ओनली लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। समझ गए अभी? हाँ सर। तो आप माइनस का भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए कोसेक के। ठीक है, जैसी जरूरत पड़े वैसा यूज कर लेना। कोई और आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सबके इंटीग्रेशन आ गए हैं। और सारे के सारे इन 6 में से जो 4 हैं साइन कॉस को छोड़कर, वो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। ये हमने अभी देख लिया। और अब अपन बात कर रहे हैं अगली बात पर। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर एक दो आपके साथ जो आज आपने डिस्कस किया उस पर बेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 7, और ये क्वेश्चन है, देखो कैसे अप्रोच करेंगे। इवैल्यूएट dx अपॉन इंटीग्रेशन ओवर 3x प्लस 4 3x प्लस 1, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये चीज यदि न्यूमरेटर में होती तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया था, क्योंकि रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब जब डिनोमिनेटर में आया तो हमको इसको न्यूमरेटर में पहुंचाना है। हम न्यूमरेटर में पहुंचाने का एक तरीका है रैशनलाइजेशन। तो अपन इसको क्वेश्चन में जैसे ही ऐसे रूट रूट वाले काम आएंगे, एकदम पहले स्टेज पे क्लियर होना चाहिए कि भैया ये तो रैशनलाइज होके ही होगा, क्योंकि हमको ये जो रूट वाले टर्म्स हैं
ये न्यूमरेटर में पहुंचाने हैं। हमारे पास क्वांटिटी ये दी थी, मैंने इसको ऊपर नीचे 3x + 4 रूट से मल्टीप्लाई किया है और बैलेंस करने के लिए इसी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर दिया है। बाहर dx बैठे ही, और जैसे ही आप ये करोगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा √3x + 4 + √3x + 1, और डिनोमिनेटर में a - b a + b मतलब a² - b² का आइडेंटिटी लगेगा, तो a² - b² करोगे तो 1/3 बचेगा, है ना। तो वो आप कर लेना, तो ये बाहर 1/3 आ जाता है। अब देखिए इतना था बस ये क्वेश्चन, और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अपन जानते हैं 3x बाहर 1/3 बैठे ही हुआ है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x + 4 पे पावर बनेगा 3/2 का, डिवाइडेड बाय 3/2, और साथ में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, ये आज आपको बताया था। ax + b का है ना ये, तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x + 1 पे पावर 3/2 का आएगा, और डिवाइडेड बाय 3/2 रहेगा, और साथ में इंटू 3 रहेगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो अब ये जो बाई के 2 हैं ये सीधे निकल के बाहर आ जाते हैं, और अपना फाइनल आंसर 3x + 4 का पावर 3/2/27, और 3x + 1 का पावर 3/2/27 प्लस c, चाहो तो 27 भी बाहर लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो बहुत इजी, कोई ऐसा मुश्किल सवाल इसमें था ही नहीं। बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने का रीजन ये है कि आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को समझ जाएं। तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये चीज न्यूमरेटर में आनी चाहिए। यदि ये न्यूमरेटर में आ गया तब तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। कोशिश हमारी हर जगह यही है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा है, यहाँ पर हमने वही सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाया है। तो इसमें अपन ने ये सीखा कि डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो अपन उसको रैशनलाइज करके ऊपर पहुंचा देंगे, और एक बार ये ऊपर आ गया तब तो फिर इंटीग्रेट हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कई बार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे अप्रोच करें। 8x + 13 divided by 4x + 7 and we have to integrate this। तो आपको सबसे पहले यही बताया है कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो एज सच न्यूमरेटर में बन जाए, और उसको बनाने के लिए आप ये देख रहे हो 4x + 7 का डबल 8x + 14 होता है, मतलब ये 4x है, यहाँ 8x है, तो जस्ट उसका डबल ही था। तो अब आपने बस इतना सा इसमें एक काम करना था, और वो ये था कि हम इस 8x + 13 को 8x + 14 - 1 ऐसा लिख लेते हैं। पर ऐसा क्यों लिखा आपने, और उसके पीछे रीजन बेटा ये है कि जैसे ही अब आप इसको देखोगे इसमें 2 कॉमन आता है, और ये वो बन जाता है जो डिनोमिनेटर में आपको दिया था। तो मेरे को एक्चुअली क्या न्यूमरेटर में ये चीज बनानी थी, इसलिए मैंने ये एडजस्टमेंट किया है। और जैसे ही अब आपने ये एडजस्टमेंट किया तो आपको बहुत हद तक चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ अब तो इसमें कुछ भी दम नहीं बचा, ये तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसके साथ इसको लूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ √4x + 7 बचेगा, और जब मैं इसके साथ इसको लूंगा तो ये 4x + 7 पे पावर -½ हो जाएगा। अब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसका इंटीग्रेशन यदि आप करोगे तो ये 4x + 7 पे पावर कितना बनेगा 3/2/3/2 और इंटू 4, और माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा 4x + 7 पे पावर 1/2/1/2 इंटू 4। तो फाइनल आंसर अब आप लिख देना, क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही कट गया, ये पूरा ही उड़ जाता है, और यहाँ पर बाई का 2 बच जाएगा, है ना, 4/2 लिखा है ना, ये 2 बचेगा यहाँ पर।
तो खत्म, फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर है 4x + 7 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और 4x + 7 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2। याद अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। यह है एडजस्टमेंट। तो पहला तो समझ में आता है कि रैशनलाइज करना है ताकि ये रूट वाला टर्म ऊपर पहुंच जाए। ये देखो ऐसा बन गया, ये स्टैंडर्ड बन गया। अब हमारी हर बार इंटीग्रेशन में कोशिश यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है हमको। ये स्टैंडर्ड बन गया, अब इंटीग्रेट कर दो। अब इसको स्टैंडर्ड कैसे पहुंचाएंगे? तो डिनोमिनेटर का रूट हटाना है। अब डिनोमिनेटर का रूट हटाना है तो वो हटेगा कैसा? जो डिनोमिनेटर में दिया वो न्यूमरेटर में बनाना है। तो डिनोमिनेटर में जो दिया उसको न्यूमरेटर में बनाने के लिए अपन ने ये कर दिया, 8x + 13 को 8x + 14 - 1 लिखा, क्योंकि अब मैं 8x + 14 में 2 कॉमन लूंगा तो वो बन जाएगा जो डिनोमिनेटर में था। और एक बार वो चीज आपने न्यूमरेटर में बना ली तो एडजस्ट हो जाएंगे ये, और हो जाएंगे तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड बन गए ये तो फिर तो इंटीग्रेट हो ही जाते हैं। स्टैंडर्ड बनाने में मेन कोशिश ये है कि हर बार ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आपकी कोई क्वेरी है इसमें तो पूछ लीजिए। और ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को मैं, क्योंकि और भी बहुत सारे 8-10 सवाल इसमें हैं ऐसे जो अपन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, थोड़े थोड़े डेली बेसिस पे करेंगे आप, लेकिन पिछला रिवाइज करते जाइए। फॉर्मूला का कॉपी बनाइए, फॉर्मूला की कॉपी में फॉर्मूला अपडेट करते रहिए, ठीक है। सारे काम आपने करने हैं क्योंकि अब समय कम है। ये सितंबर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद से आपकी डेट आ जाएंगी जेईई मेंस की। तो इसलिए समय नहीं है। आपको 11th भी रिवाइज करना है, 12th भी अभी कंप्लीट अभी पड़ा हुआ है, 12th भी कंप्लीट करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब सोने का समय नहीं है, जागिए, उठिए, भागिए, और तब तक भागिए जब तक कि रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है। जिनको भागना था वो पहली क्लास में भाग जाते हैं, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था? 55, 56, 60 तक स्ट्रेंथ आ गई थी, अभी 38 बचा है, ठीक है। तो आपको बाकी बच्चों से मतलब नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। सोचिए जरा, टाइम बहुत कम बचा है, बहुत समय हमने निकाल दिया। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस डेली शुरू कर दीजिए, 8-9 घंटा डेली स्टडी करिए। बाकी जिंदगी आपकी है, कैसे खराब करना है आप मेरे से बेहतर जानते हो, कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना रखना, धन्यवाद। सर सर कल के क्वेश्चन में डाउट था। कल क्या क्वेश्चन था? सर वो बीपीपी जो दिया था बीपीपी का सॉल्यूशन दिया है ना बेटा, उसमें देख। सर नहीं फिर भी समझ। नहीं, जो नहीं समझ रहा है तो फिर मेरे को भेज देना तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके।